नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण जो भारत में हुए। हालांकि आपने देखा होगा कि भारत में कई सारे आक्रमण हुए और भारत की संस्कृति कल्चर ऐसा रहा है कि सबको आत्मसात करते गए, सबके साथ में मेल जोल सामंजस्य बढ़ाते गए। तो ये आक्रमणों की शुरुआत सबसे पहले ईरानियन आक्रमण से होती है, यानी ईरान जो हम कहते हैं पर्शिया, वहाँ से स्पेसिफिकली आक्रमणों की शुरुआत होती है। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है, ये उस समय हुए। बाद में जब मगध का डिक्लाइन होता है तो उस समय भी बहुत सारे आक्रमण होते हैं। बाद में मुस्लिम आक्रमण हुए और बाद में अलग अलग आक्रमण हुए। लेकिन जो सबसे प्राइम हम कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर में सभ्यता के बाद में विकसित होने के बाद में जो पहले आक्रमण हुए, उनके बारे में हम बात करें तो विदेशी आक्रमणों से बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई हैं। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो वो अपने साथ में लिखने वालों को रखते थे, और जब सिकंदर के टेक्स्ट को मैच किया गया और भारत की तिथियों से उनको मैच किया गया तो ये पता लगा कि हम भारत में जो तिथि क्रम बिठा नहीं पा रहे थे, वो तिथि क्रम सिकंदर की यात्रा से बैठ जाता है। बाकी सिकंदर का भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा आक्रमण नहीं हुआ है। सिकंदर तो केवल एक ही राजा से लड़ा है। आपने सुना होगा सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, तो बस वही एक लड़ाई है। लेकिन सिकंदर विश्व विजेता का सपना लेकर चला था, और वो विश्व विजेता के सपने में उसने बहुत ज़्यादा जगह पर उस समय के हिसाब से कैप्चर भी किया था। उस समय के हिसाब से उसने बहुत ज़्यादा जगह को हथिया भी लिया था। तो विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे ईरानियन आक्रमण किस तरीके से हुए। तो दो तीन नाम है इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये आप याद रखिएगा कि सबसे पहले पर्शियन आक्रमण जो हम बात कर रहे हैं, ईरानी आक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं। और ईरानी आक्रमण के बारे में दारा प्रथम, एक्चुअली हिंदी में इसको दारा लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको डेरियस बोला जाता है, डेरियस। तो डेरियस फर्स्ट, ये जो डेरियस फर्स्ट है, इसने भारत के पश्चिम के इलाके यानी सिंधु वगैरह पे आक्रमण किया और उसको अपने भाग में मिला लिया। तो ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट आक्रमण हम मानते हैं जो सबसे पहले हुआ। ये हुआ कब? 516 BC, ये 516 हिंदी में लिखा हुआ है, BCE है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ज़रसिस आपने नाम सुना होगा। ज़रसिस जो है वो एक 300 मूवी है शायद, उसमें उसका कैरेक्टर का नाम भी ज़रसिस रहता है। तो ज़रसिस जो है उसने भारतीयों को क्या किया, अपनी फौज में शामिल करना शुरू किया। और भारतीयों को अपनी फौज में इसलिए शामिल करना शुरू किया क्योंकि ईरान का लोकेशन एक ऐसा था जहां से ग्रीक यानी यूनानी लोग जो है आक्रमण करते रहते थे। तो जब यूनानी लोग आक्रमण करते थे तो उनको सेना में ऐसे लोग चाहिए थे जो लड़ने में अच्छे हों, तो उन्होंने भारतीयों को भी अपनी फौज में शामिल किया। लेकिन बाद में डेरियस फर्स्ट यानी दारा प्रथम के बाद में जब दारा तृतीय का शासन हुआ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर हुई यूनानियों के बीच में और सिकंदर ग्रीस वालों के बीच में, जिसमें दारा थर्ड की मृत्यु हो जाती है। यानी सिकंदर के द्वारा दारा थर्ड की हत्या कर दी जाती है और पूरे ईरान को तहस नहस कर दिया जाता है, पूरे पर्शिया को खत्म कर दिया जाता है। तो वो जो है वो यहाँ पर है, देखिए, दारा तृतीय सिकंदर के द्वारा पराजित होने पर ईरानी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इसी के बाद में ईरान से आगे बढ़कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सिकंदर की एंट्री होती है। ठीक है, अब ईरान से क्या चीजें हमें समझ में आती हैं, ईरान का और भारत का जो रिलेशन डेवलप हुआ उससे क्या चीजें हमें समझ में आई। तो सबसे पहले तो ईरानी आर्किटेक्चर जो था वो हमें समझ में आया कि ईरान के जो लोग थे वो लोग बड़े बड़े महल बनाते थे और बड़े बड़े पिलर वगैरह जो थे वो बनाए जाते थे वहाँ पर। कहते हैं कि अशोक को जो अभिलेखों की लिखने की प्रेरणा मिली है, पिलर इंस्क्रिप्शन जो अशोक के हैं वो उन्होंने ईरानियों से लिए। दूसरा, वहाँ से एक हमें स्पेसिफिक लिपि, स्क्रिप्ट मिली, खरोष्ठी लिपि। तो अशोक के अभिलेख जो है कई सारे खरोष्ठी लिपि में भी हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख। तो एक खरोष्ठी लिपि मिली। दूसरा, ईरानी परंपराओं से एक दो चीज़ें और भी पता लगी कि वो अपने जो कक्ष रहते थे वहां पर आग हमेशा जलाए रखते थे। तो ये रोशनी के लिए किया जाता था। तो भारतीय राजाओं के द्वारा भी इस तरीके की प्रथाओं को बाद में फॉलो किया गया। जैसे स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, तो जो पर्सनल गार्ड्स होते थे वहां पर महिलाओं को भी नियुक्त किया जाता था। भारत में भी प्रथा चली। तो ये देखिए, आप यहीं पर सारी चीजें लिखी है। खरोष्ठी लिपि अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति, मंत्री के कक्ष में हर समय आग का जले रहना, ईरानी संपर्क से भारत में मुद्रा प्रणाली, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा प्रणाली का मतलब पहले इस तरीके से भारत में इतने अच्छे लेवल पे सिक्के वगैरह जारी नहीं होते थे, लेकिन जब ये ईरानियों से संपर्क हुआ तो हमने अपनी मुद्रा प्रणाली को भी सुधारा। यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, कास्ट डाई स्ट्रक कॉइनेज। तो ये क्या है इसको मैं बता देता हूँ। और पहले भारत में जो चलते थे वो चलते थे पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के। तो आप देखिए ये पंचमार्क सिक्के कैसे थे, आहत सिक्के क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले के जो भारत में सिक्के चलते थे वो कोई अच्छे साइज शेप वगैरह में नहीं होते थे,
वो एक ज्यादातर सिल्वर के होते थे, तो सिल्वर का मान लीजिए आपने सिल्ली टाइप ले लिया और उसमें से कट कर कर करके वो सिक्के बना दिए, और कट करके सिक्के बनाने के बाद में पंच मागड, मागड का मतलब होता है पंच करना। पंच कैसे करते हैं आप, ऐसे इम्बोस करते हैं ना, वैसे ही इन पे 4 या 5 जो है साइन मार्क कर दिए जाते थे। उसको बड़ा जोर से ठोका जाता था तो वहां पर वो एक कुछ सिंबल बन जाता था। तो मछली के, पेड़ के, ऐसे कुछ अलग अलग सिंबल बना दिए जाते थे। जनरली सिंबल 5 तरीके के होते थे, 4 या 5 तरीके के होते थे। तो यहाँ पर इन सिक्कों को आहत सिक्के भी बोला जाता है। आहत का मतलब आप बोलते ना किसी आपकी बातों से मैं आहत हुआ, मुझे चोट लगी है, उसी तरीके से ये समझिए कि यहाँ पर सिक्कों को आहत सिक्के बोला जाता था, पंचमार्क सिक्के बोला जाता था। लेकिन जब ईरानियों से संपर्क हुआ तो ये एक नई तकनीक आई। इसमें क्या किया जाता था कि जो सिक्का बनाना है उसका पहले संचा बनाया जाता था, और वो संचा यानी कि एक तरीके से आप ये कहेंगे कि 2 पार्ट में लेके हॉलो स्पेस बना लिया जाता था, और हर सिक्के को अलग अलग ढाला जाता था। यानी उस संचे में आपने मेल्टेड मेटल यानी कि पिघली हुई धातु उसमें डाल दी और उसको संचय को बंद कर दिया। तो वो जो है कास्ट डाई स्ट्रक टेक्निक जो है वो हमने ईरानियों से सीखी है। तो इस तरीके से सिक्कों का भी विकास हुआ और उसमें फिर कलाकृतियां आकृतियां भी जुड़ती गई धीरे धीरे। तो ये सिकंदर के आने के बाद भी और ज्यादा हुआ, और पहले जो ईरानियन आक्रमण थे उस समय भी ये हुआ। तो ईरानी आक्रमण बहुत ज्यादा भारत में हम नहीं कहेंगे, बट एक शुरुआत है जो मैंने बता दी है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है ये पंचमागड़ सिक्के हैं। देखिए अब ये सिक्का ऐसा है, इसको तोड़ दो तो बीच में ऐसा हो जाएगा। ये सिक्का देखिए, ये सिक्का है, ये कुछ सिंबल इन्होंने यहाँ बना दिए, ये सिंबल यहाँ बना दिए, कुछ भी इस पे जोर से मारते थे तो सिक्का बन जाता था। अब यहाँ देखिए ये क्या सिक्का बना हुआ है, ऐसा बीच में बना हुआ है, ये है पंचमागड़ सिक्के। क्या नाम है इनका? पंचमागड़ सिक्के, पंचमागड़ सिक्के या आहत सिक्के बोलते हैं हम इनको। क्या बोलेंगे? आहत। और ये जो है ईरानियों के द्वारा बाद में जब आया कल्चर तो उस तरीके से सिक्के बनाए गए। तो देखिए कास्ट डाई स्ट्रक टेक्निक जो है ये 2 तरह की है, डबल साइड कॉइनेज और सिंगल साइड कॉइनेज। डबल साइड का मतलब एक ऐसा संचा जहां पे दोनों साइड कुछ ना कुछ फोटो छप जाएगी, आप उसको बंद करेंगे तो वो दोनों साइड कुछ ना कुछ जो है आपका पिक्चर इमेज इम्बॉस हो जाएगी, और एक साइड में मतलब एक साइड ही होगा। तो ये इस तरीके से सिक्के बनाने लग गए। हालांकि पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए ये महिला या पुरुष का जो है यहाँ पर बनाया गया, देवी देवताओं के चित्र भी बाद में बनाए जाने लगे। तो ये जो है ये कास्ट डाई स्ट्रक टेक्निक हमने ईरानियों से सीखी है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में प्राचीन भारत के सिक्कों को क्या नाम दिया जाता था, तो पंचमागड़ सिक्के उनको बोला जाता था, और बाद में इस तरीके के सिक्के और बनने लग गए। तो ये प्रारंभिक रूप है सिक्कों का। धीरे धीरे जाके बाद में इन सिक्कों का जो है चलन बढ़ा, और अलग अलग तरीके से बाद में सिक्के डेवलप भी हुए। और बाद में जो ये लोग आए थे इन्होंने बाद में स्वर्ण सिक्के भी जारी करना चालू किए। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो है भारतीयों ने नहीं चालू किए थे, आगे आएगा इतिहास में आपको बताऊंगा। तो ये तो था पार्थियन आक्रमण, ईरानी आक्रमण जो भारत में हुआ, और वहां से हमने क्या सीखा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर की जिसका नाम है सिकंदर। देखिए सिकंदर हम बोलते हैं इसको, नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट है, इसका नाम स्पेसिफिकली क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये ग्रीस से आया था यानी यूनान से आया था, और विश्व विजेता बनने की संकल्पना लेकर आया था। तो उस समय मैप इतने डेवलप नहीं थे, उस समय पता नहीं था कि विश्व कितना बड़ा है। तो इसको लगता था कि बस विश्व मुझे जो दिख रहा है वही विश्व है, और ये विश्व विजेता बनने की राह पर निकल लेता है। सन की टाइप से जो लोग होते हैं ना कि हम विश्व को जीत लेंगे, तो इन्होंने सोचा कि हम विश्व को जीत लेंगे। लेकिन बाद में जब पता लगा कि विश्व तो इतना ही है, और उन्हीं अभियानों के बाद में अपने घर भी नहीं पहुंच पाई है, और सिकंदर के रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो आप इससे ये शिक्षा भी मिलती है कि सिकंदर जैसे लोग जो हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए उस समय जब उनके पास इतनी सेना थी, विरोध नहीं था, और लड़ते लड़ते अंत में वही मृत्यु प्राप्त हुई। तो जो हम भौतिक युग देखते हैं, जो हम ये साधनों में हम खोए रहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, सोचिए सिकंदर की क्या हालत है। तो इस चीज से हम सीख सकते हैं, कई सारी बातें हम जान सकते हैं इस चीज से। सिकंदर की कहानी जब हम बात करते हैं तो सिकंदर ग्रीस से निकलता है और बाद में कई सारे देशों को जीतते हुए, और जैसा कि मैंने बताया था डेरियस थर्ड को हराने के बाद में वो भारत में एंट्री करता है, और भारत में उसका सामना तक्षशिला के शासक से होता है। तक्षशिला के शासक इतनी बड़ी आर्मी देख के, आम भी नाम था, वो वहीं पर जो है समर्पण कर देते हैं। लेकिन एक बहुत ही वीरता भरी कहानी जो हमें सुनने को मिलती है वो है पोरस की।
पोरस जो है झेलम नदी के किनारे सिकंदर से युद्ध लड़ता है और पोरस की वहां पर हार होती है, क्योंकि जो ग्रीक टेक्नोलॉजी थी युद्ध लड़ने की और उनके जो घोड़े थे बहुत तेज थे, जबकि भारत उस समय हाथियों का उपयोग करता था युद्ध में, जिनकी गति इतनी नहीं होती थी। तो सिकंदर के हाथों पोरस की हार होती है और पोरस को जब सिकंदर के सामने पेश किया जाता है तो पोरस से ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस का जवाब होता है कि वही किया जाए जो एक विजित राजा जो है हारे हुए व्यक्ति के साथ में करता है, यानी वो बोलता है कि मुझे मार दिया जाए, क्योंकि इसी तरीके से होता है। तो सिकंदर उसकी वीरता साहस से बहुत प्रभावित होता है और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, उसका राज्य भी उसको दे दिया जाता है। तो ये पोरस की कहानी है, बहुत ही फेमस युद्ध है जिसको हम बोलते हैं झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध, 2-3 अलग अलग नाम है उसके। 326 BCE में ये युद्ध हुआ था। तो आइए बात जानते हैं कुछ और सिकंदर के बारे में। सबसे पहले देखिए यूनानी आक्रमण में बता रहा हूं, पहले मैंने पर्शियन आक्रमण बताए थे। ये सिकंदर है जो 336 से 323 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। ये सन ऑफ फिलिप है। मैसिडोनिया एक जगह है, कहां पर? ग्रीस में। ये जो है ग्रीस को आप जो है यूनान भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैसिडोनिया एक जगह है वहां पर। तो सिकंदर ने डेरियस थर्ड को हराया। डेरियस थर्ड जो था उस समय बहुत बड़ा राजा था और डेरियस थर्ड के पास लाखों की आर्मी थी, लेकिन सिकंदर के पास उतनी आर्मी नहीं थी और डेरियस थर्ड को हरा देना ये एक बहुत बड़ा काम था। तो सिकंदर का इससे हौसले भी मजबूत हुए और उसका विश्व विजेता बनने का अभियान भी जो है आगे बढ़ा। एक युद्ध होता है वहां पर, अराबेला का युद्ध उसको बोलते हैं, अराबेला 331 BCE, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध को गोगाबेला का युद्ध भी बोलते हैं, तो गोगामेला का युद्ध भी बोलते हैं। और ये अराबेला या गोगाबेला का युद्ध जो है वो डेरियस थर्ड की हार होती है और बाद में सारे जो ईरान पर अधिकार हो जाता है वो हो जाता है किसका? सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। एक मूवी भी है अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप देखिएगा इसमें पता लगेगा। फिर मैंने बताया तक्षशिला, जो भारत का सबसे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां पर तक्षशिला था। तक्षशिला का शासक था अम्बी, उसने स्वाधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उससे लड़ाई किसने की? पोरस ने की। तो ये झेलम या वितस्तता या हाइडेस्पीस, ये तीनों एक ही नाम में, ध्यान रखिएगा। 326 BCE में ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। यहाँ पर लिखा है मैंने, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार होती है और सिकंदर बाद में उसको छोड़ देता है, जैसा कि मैंने बताया। ये वितस्तता झेलम का पुराना नाम है, झेलम नदी के किनारे हुआ। और हाइडेस्पीस जो है, जो अलेक्जेंडर के साथ में कहानीकार, कथाकार, लेखक, इतिहासकार जो थे वो हाइडेस्पीस जिसको बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, वर्तमान में इराक में है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिकंदर की मृत्यु जो है घर भी नहीं पहुंच पाया, वो वापस जो है उसकी मृत्यु इराक में ही हो जाती है वापस जाते समय। सिकंदर चाहता था कि भारत पे आक्रमण करे, उसको लगता था कि मैं भारत को जीत सकता हूं। भारतवर्ष उस समय नाम इस तरीके से होता था। लेकिन जब उसकी आर्मी ने पोरस से युद्ध किया और पोरस की वीरता और साहस को देखा तो उसकी आर्मी समझ गई कि यहां पर चीजें उतनी आसान नहीं है जितना उन्होंने डेरियस को आसानी से हरा दिया था। दूसरा, हाथियों को देखकर वो बड़े भयभीत हो गए थे, क्योंकि हाथी गति में तो धीरे था लेकिन हाथी जो डिस्ट्रक्शन करता था युद्ध के मैदान में वो बहुत ज्यादा था। तो अलग तरह के लोगों से उनका मुकाबला हुआ, वीर साहसी लोगों से जो प्राण न्यौछावर कर देते हैं। उसके अलावा उस समय नंद वंश का शासन था मगध में, और ऐसा सुना गया था कि नंद के पास में उस समय 2 से 2.5 लाख की सेना थी, जबकि डेरियस के पास में तो 1 लाख की, 1.25 लाख की सेना थी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बता रहा हूं मैं आपको। और सिकंदर के पास में उस समय 40,000 करीब 50,000 की सेना थी। तो ये इस वजह से भी डर गए, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो सिकंदर को वापस बैक जाना पड़ा और वो बैक जाने की वजह से बाद में धीरे धीरे सिकंदर जब बैक जा रहा था तो इराक में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके 2 सेनापति थे, इसका नाम बाद में भी आएगा, एक तो सेल्यूकस निकटर है और एक नियार्कस है। तो नियार्कस जो है वो जल सेनापति था। तो नियार्कस ने एक नया रूट भी खोजा था। एक्चुअली ये पर्शियन गल्फ होते हुए भारत से जाता है। तो पर्शियन गल्फ जो भी मैप बता दूंगा मैं आपको, तो वहां से भी इनको पता लगा कि ये वाटर रूट भी हो सकता है और ट्रेड इससे बढ़ सकता है। और सेल्यूकस निकेटर को तो बाद में सिकंदर के मरने के बाद में जो एरिया विजिट किया था इसने अफगानिस्तान पाकिस्तान का, वो सेल्यूकस निकेटर को मिलता है। और बाद में उधर भारत में भी नंद वंश की जगह मौर्यों की सत्ता आ जाती है। तो भारत में मौर्य आ जाते हैं नंदों की जगह और यहाँ सिकंदर की जगह सेल्यूकस निकेटर आ जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में बाद में युद्ध होगा और उस युद्ध में फिर सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। तो आपने अगर चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखा होगा तो उसमें भी आपको कार्नेलिया उसका नाम होता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा।
तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है सारी चीजें। नियार्कस उसका जल सेनापति था, ठीक है। एक और सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसने 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब हम पढ़ेंगे तो बाद में और ज्यादा पढ़ेंगे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसलिए मैं एक एक फैक्ट लिख के लेके आता हूँ कि आपको पढ़ाते समय कोई चीजें छूट न जाए। तो अरस्तु जो है वो सिकंदर के गुरु थे, और अरस्तु के भी गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के भी गुरु थे सुकरात। तो सुकरात बहुत फेमस व्यक्ति थे, जिनके कई सारी चीजें बताने पर जो उस समय के राजाओं को पसंद नहीं थी, तो सुकरात को जहर देके मार दिया गया था। और प्लेटो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे कौन? सिकंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं क्या चीजें हैं। सिकंदर के आक्रमण से क्या चीजें हुई? तो सिकंदर के आक्रमण से दो तीन चीजें जो मैंने बताई आपको पहले भी, कि तिथि क्रम बहुत सही हो गया, तिथि क्रम अरेंज हो गया, क्योंकि सिकंदर के साथ में जो लोग आए उनका स्क्रिप्चर मिलता है हमें लिखा हुआ, तो उससे में डेट वगैरह डिसाइड हो गई। कॉइनेज का विकास हुआ, तो मैंने आपको बताया कि बाद में कॉइनेज पे राजा महाराजाओं की फोटो वगैरह भी आने लग गई, मतलब वो आने लग गया कि किस तरीके के राजा है। कनिष्क वगैरह ने जो गोल्ड कॉइन जारी किए थे उसमें तो स्पेसिफिकली ये और नाम भी लिखा हुआ है, तो ये फर्क पड़ा। दूसरा यहाँ पे कॉइनेज का खुद का विकास हुआ कि नए नए तरीके के सिक्के जो है डेवलप होने लगे। यूनानियों से काफी सीखा भारत वालों ने, भारत से भी यूनान ने बहुत कुछ सीखा। एक स्पेसिफिक आर्ट में अगर हम बात करें तो वहां पर गांधार आर्ट जो है डेवलप हुई थी भारत में, तो गांधार आर्ट पर यूनानी कला का प्रभाव है। यूनान में कला चलती थी, हेलेनिस्टिक आर्ट उसको बोलते हैं। तो हेलेनिस्टिक आर्ट जो यूनानी जब भारत में आए, या भारत में आए इसका मतलब आप अभी के भारत से मत लीजिएगा, उस समय का पाकिस्तान अफगानिस्तान भी भारत ही था। तो जब भारत में स्पेसिफिकली यूनानी आए तो उन्होंने उस एरिया पे राज किया और अपनी चीजों से, संस्कृति से भारतवासियों को प्रभावित किया, और भारत भी उनसे प्रभावित हुआ। तो एक नई कला का विकास हुआ था, हेलेनिस्टिक आर्ट जो यूनान की कला थी, उससे गांधार कला जो है भारतीय और यूनानी कला का मिक्सचर है। तो ये हम आगे और भी बात करेंगे इसके बारे में। ये कुछ चीजें जो है, ट्रेड रूट भी खुला, मध्य एशिया से भारत का ट्रेड हो गया, तो ये कई सारी चीजें हुई। ये मैंने लिख दिया है, अगर आप कोई और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने बताया था, कोई छोटी मोटी चीज है तो मैं वैसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ। सिकंदर के आक्रमण से व्यापार का विकास हुआ, ये तो ठीक है। मैंने आपको बताया नियार्कस ने नया जल मार्ग खोज लिया था, तो स्थल मार्ग और जल मार्ग भी नए नए पता लगे। मैं भी रूट बताऊंगा सिकंदर का। तिथि क्रम आसान हो गया, हिस्ट्री आसान हो गई कि कब कौन आया था, कब कौन गया था, उससे पहले की बात की डेट सुलझ गई। मुद्रा निर्माण कला में प्रगति हुई है, मैंने बता दिया। कनिष्क के शासनकाल में विकसित गांधार कला पर जो है किसका? यूनानी प्रभाव है। यूनानी प्रभाव कौन है? हेलेनिस्टिक आर्ट है ये। तो ये जो गांधार कला है, ये इंडियन और हेलेनिस्टिक आर्ट का मिक्सचर है। हेलेनिस्टिक आर्ट कौन सी है? यूनानी कला को हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं। हेलेनिस्टिक है ना, अगर हिंदी वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, हेलेनिस्टिक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। और पश्चिम भारत में एकजुटता विकसित हुई, ये मैंने आपको नहीं बताया। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इसका क्या मतलब है कि जब यूनान का आक्रमण हुआ, जब ईरानी आक्रमण हुए, तो भारतीयों ने सोचा कि हमारी पश्चिमी सीमा जो है सबसे खतरनाक हो सकती है, आगे आने वाले टाइम में शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और बाद में आप देखते भी हैं कि मौर्यों के अंतर्गत जो है पश्चिमी सीमा की सुरक्षा बढ़ाई गई, वहां पर एकजुटता स्थापित की गई। और चंद्रगुप्त मौर्य तो प्रतापी शासक था, उसने तो काफी बड़े पोर्शन पर जो है अधिकार भी कर लिया था। आज भी अगर आप देखें या इतिहास अगर आप देखें, मैंने बताया था इतिहास से हम सीखते हैं, तो भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं वो हमेशा पश्चिम से हुए हैं। अगर आप भारत की ये बाउंड्री देखें, भारत का मैप इस तरीके से देखें, तो यहां से तो हम देखिए जल मार्ग से सुरक्षित है, इस तरीके से कभी भी शत्रु नहीं आया। यहां पर हिमालय हमारी रक्षा करता है, तो फिर इधर समंदर यहां तक है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये ही हमेशा आक्रमणकारियों के आने का जरिया रहा है। और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, एकजुटता जो है आज भी प्रेजेंट स्ट्रेटेजिक टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम पाकिस्तान से उलझ रहे हैं, हालांकि हम चाइना से भी उलझ रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी वहां पर वॉरफेयर इतना आसान नहीं है जितना पश्चिमी सीमा पर है। तो ठीक है, ये एक मैप मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, ध्यान रखिएगा। और ये सिंधु नदी के यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है। और ये जो भारत है ये एक्चुअली ये इतना फैला हुआ था। सिकंदर यहाँ से निकलता है, मैसेडोनिया यूनान से। ये भूमध्य सागर है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे से मैप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। भूमध्य सागर से यहाँ से निकलता है। और ये जो है वर्तमान में यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं, तुर्की है।
तुर्की का शासन है यहाँ पर, और ये जो है इस्तांबुल एक कंट्री, इस्तांबुल एक सिटी यहाँ पर, जिसको कुस्तुनतिनिया बोला जाता था। तो ये एक स्पेसिफिक रूट था जिसको बाद में यूरोपियों ने भी भारत और एशिया आने में यूज़ किया। तो ये रूट था, यहाँ से वो बढ़ता है। ये ईयर्स दिए गए 334, 333 घटते जा रहे हैं क्योंकि बीसी में है। और देखिए 332 ये यहाँ पर ये इजिप्ट भी जाता है। इजिप्ट में एक अलेक्जेंड्रिया करके शहर है, अलेक्जेंड्रिया, तो अलेक्जेंडर के नाम से अलेक्जेंड्रिया शहर है, वो बसाता है और फिर वापस आता है। और यहाँ पर 332 ये जेरूसलम, यहाँ पर 331 में देखिए यहाँ पर युद्ध होता है किससे, डेरियस थर्ड से। तो मैंने बताया था आपको डेरियस थर्ड से उसका वॉर होता है। फिर बाद में देखिए ये यहाँ होके ये इस तरीके से ये भारत में उसकी एंट्री होती है। और ये जो है ये तक्षशिला वगैरह का रीजन है। और बाद में 326 ईसा पूर्व में पोरस से युद्ध होता है, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ से जाते समय सिकंदर की आर्मी जो है अलग अलग रूट से गई है। देखिए कुछ लोग तो गए हैं इस तरीके से, ये रूट है, कुछ लोग गए इस रूट से, और कुछ लोग गए यहाँ पर, ये नेवल एक्सपेंडिशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ से। तो ये पर्शियन गल्फ है, अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गुजरात का कोस्ट है हमारा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये साउथ में जाकर कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इधर गए, तो नए स्थल मार्ग भी खोजे, नए जो है दूसरी चीजें भी खोजी गई। और यहाँ से जो है फिर ये पर्शियन गल्फ से ये इराक है, और इराक का एक शहर है बेबीलोन। तो ये बेबीलोन जो है यहाँ पर मृत्यु हुई थी सिकंदर की, वो वहां तक भी नहीं जा पाया था। तो ये सिकंदर का रूट मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है, ताकि आपको रूट अच्छे से समझ में आए, दिखे सब अच्छे से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिकंदर का रूट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है सिटीज नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर, और ये डिसिसिव बैटल। सो बैटल्स जो भी हैं इस तरीके से बताई गई हैं। तो ये बैटल है, अब वो बैटल हमें ध्यान नहीं रखना, ये बैटल है, वो बैटल है, मैंने आपको बता दी है। तो ये सिकंदर का रूट था, ये सिकंदर का आक्रमण था जो उसने किया। अब सिकंदर के आगे नहीं बढ़ने से भारत की जो सुरक्षा थी वो बाद में मजबूत की गई कि सिकंदर अभी तो नहीं आया, बाद में आ सकता है। उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और बाद में हुआ भी, सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण भी किया, लेकिन मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया। तो ये एक विदेशी आक्रमणों का एक दो तरीके थे या चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम वापस भारत की तरफ बढ़ते हैं और भारत में देखते हैं कि भारत में उस समय क्या हो रहा था या क्या चीजें चल रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंद वंश जो था, नंद वंश को हटाकर वहां पर मौर्य वंश का शासन हो गया था। और मौर्य वंश का शासन स्थापित करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थी आचार्य चंद्रगुप्त की, आचार्य चाणक्य की, या विष्णुगुप्त की, या कौटिल्य की, सभी एक ही नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को शासन जिम्मेदारी सौंपने में बहुत मदद की जिसके बारे में बोला जाता है कि वो क्षत्रिय भी नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात कर रहे हैं। काफी रणनीति से, काफी स्ट्रेटजी से उन्होंने शासन दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसा बोला जाता है कि आचार्य चाणक्य का जो आचार्य चाणक्य को बुला के उनकी बेइज्जती या अपमान किया गया था धननंद के द्वारा। धननंद जो है नंद वंश का आखिरी शासक था, और उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं तुम्हारा राजपाट खत्म नहीं कर देता मैं अपनी जटाएं नहीं बांधूंगा, हेयर बांधेंगे नहीं, खुले रखूंगा हमेशा। और आचार्य चाणक्य ने ही बोला था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, शिक्षक हमेशा विशिष्ट होता है, साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण जो है उसकी गोद में पलते हैं, यानी प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पड़ते हैं। वो चाहे तो निर्माण कर सकता है, वो चाहे तो प्रलय कर सकता है, विनाश कर सकता है। तो शिक्षक जो है, जो चाणक्य थे वो शिक्षक थे, आचार्य थे। ये जो जगह मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये तक्षशिला, यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे उस समय के हिसाब से। मैं अगर बोलूँ या अभी के हिसाब से बोलूँ तो आचार्य थे, वो वहाँ पढ़ाते थे। और ये इस तरीके से उनकी शिक्षा में ही वो जो है कई सारे लोगों को तैयार करते थे। तो उन्होंने सैनिक शिक्षा भी दी है, बहुत सारी चीजें भी दी है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कहने से तो ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र क्या किताब है, अर्थ से रिलेटेड होगी, लेकिन उस समय की सारी स्थिति का वर्णन जो है उस अर्थशास्त्र में किया गया। साथ ही साथ चाणक्य ने बहुत दिमाग से बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है। उसने इवन ये भी किया है, ये भी वर्णन किया है कि कौन से विवाह अच्छे हैं, कौन से विवाह खराब हैं। तलाक के बारे में भी बोला है कि कब तलाक लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है तो 8 साल बाद तलाक ले सकता है। अगर किसी की एक बेटी हो गई है तो वो 12 साल बाद तलाक ले सकता है। सोचिए, हर चीज का जिक्र किया उन्होंने। इवन उन्होंने युद्ध नीति का वर्णन किया है कि सेना का फॉर्मेशन कैसा हो, किलों के बारे में बताया है, किस तरीके से युद्ध का मैदान कैसे चूज किया जाए, भागने के रास्ते भी देखने हैं। इन सारी बातों का जिक्र, दंड व्यवस्था का जिक्र भी अर्थशास्त्र में किया गया है। तो अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो मौर्य शासन की जानकारी देता है।
उस समय के बारे में सारी चीजों को बताता है और हमें परिचय करवाता है एक महान विभूति चंद्रगुप्त से, आचार्य चाणक्य से या विष्णुगुप्त से या कौटिल्य से। तो चलिए मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। और इसी मौर्य वंश में बाद में एक प्रतापी शासक हुआ जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और वो विशाल साम्राज्य को ही आप समझ लीजिए अखंड भारत बोला जाता है कि इतनी जगह पर उसने जो है अपना साम्राज्य फैलाया। और सिर्फ साम्राज्य डायरेक्टली नहीं फैलाया, इनडायरेक्टली भी धर्म के कारण भी बौद्ध धर्म को फैलाया उसने, उसका नाम है अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी प्रतापी शासक हुआ था, उसका भी अखंड भारत का सपना था जो चाणक्य का था, और उसने पूरा भी किया। उससे भी ज्यादा उसका पोता जो है उसने शासन फैलाया। तो मौर्य वंश के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए मौर्य वंश जो है ये यहाँ पर 322 से 297 ये गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा आप, ये 185 होना चाहिए था एक्चुअली, तो ये गलत सही कर लीजिएगा। 297 तक तो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा है। तो जानकारी कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हमारे चाणक्य। इंडिका से मिलती है। इंडिका एक यूनानी जो राजा थे उनका राजदूत भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, उसका नाम था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, और इंडिका में भी उस समय की जाति व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में पता चलता है। एक विशाखा दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो है उसके बारे में, उससे भी हमें पता लगता है। ये मुद्रा राक्षस क्या है? आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए नंद वंश के धनानंद के खिलाफ जो जो चालें चली, जो जो नीतियां अपनाई, उसका जिक्र पूरा इस मुद्रा राक्षस में है। तो ये विशाखा दत्त द्वारा लिखित है। इसके अलावा जो जैन और बौद्ध के अभिलेख है उसके बारे में भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता लगता है। तो देखिए हम ऐतिहासिक काल में चल रहे हैं, पहले जानकारी नहीं होती थी, जानकारी थी तो हम पढ़ नहीं पाते थे। अब तो वो जमाना आ गया है जब धीरे धीरे स्ट्रक्चर आता जाएगा। तो प्राचीन काल में कई सारी चीजें अनसर्टेनिटी थी, अब सर्टेनिटी आने लग गई चीजों में। ठीक है। दूसरा, चाणक्य के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखिए। चाणक्य एजुकेटर थे कहां पर? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। अदर नाम ये मैंने आपको बता दिया, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, सारे उन्हीं के नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है जो मैंने बताया आपको 322 297। ही किल्ड द लास्ट नंद रूलर धनानंद, ये मैं आपको बता चुका हूं, चाणक्य की हेल्प से। 25 साल की उम्र में ये राजा बना, और 25 साल की उम्र में ही जो है राजा बना, कम उम्र में, तो इसने बाद में बड़ा प्रदेश भी विजित किया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसका विस्तृत वर्णन विशाखा दत्त नाटक में है, जिसकी रचना विशाखा दत्त ने गुप्त काल में की थी। ये तो हो ही गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि गुप्त काल में रचना की गई थी। विशाखा दत्त ने जो नाटक की रचना की वो तो बाद में की है, लेकिन जानकारी जो है इस पीरियड की है, उस समय। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु यूनाइटेड पॉलिटिकली एंड रूल्ड अ ग्रेट इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि अखंड भारत का जो शासन का सपना था चाणक्य का, वो इसने पूरा किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये स्पेसिफिक चीजें जो है मैंने आपको बताई। और एक जो जानकारी उस समय बताई थी कि चंद्रगुप्त के टाइम पर ही सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर ने ही भारत पर आक्रमण किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि प्रतापी शासक था उस समय, तो सेल्यूकस निकेटर को ये हरा देता है, और बाद में इसकी पुत्री का विवाह जो है इससे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये होगा, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के भी 305 BC में युद्ध होता है। उसने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह इससे करके एक दूत को भी भेजा। तो यही दूत जो है कौन है? मेगस्थनीज है। और मेगस्थनीज ने ही कौन सी किताब लिखी है? इंडिका। 50 बार SSC ने, रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है इंडिका के बारे में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेगस्थनीज जो है भारत में 302 से 290 ईस्वी तक रहा, और 20 ईसा पूर्व तक रहा। इंडिका इसने लिखी है। और ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही पहली जैन काउंसिल हुई थी। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में चले गए थे, बाद में वहीं पर उन्होंने प्राण भी त्यागे। तो उन्हीं के शासनकाल में ये पहली जैन काउंसिल हुई थी, जिसमें जैनिज्म जो है, जैन धर्म जो है, 2 वर्गों में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ये मैं आपको बता चुका हूं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र जो है बाद में आता है कि यहां पर सौराष्ट्र में इसके राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस सुदर्शन झील का निर्माण तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुदर्शन झील के बाद में जो चीजें आती है कि यहाँ सुदर्शन झील में एक शक राजा रुद्रदामन का वहां पर अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है संस्कृत का। तो संस्कृत का सबसे बड़ा जो लिखित अभिलेख मिला है वो सुदर्शन झील से मिला है, सौराष्ट्र से। और उस सुदर्शन झील में जो अभिलेख मिला है उसी से हमें पता लगता है कि इस झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है इसके राज्यपाल ने कराया। ये जानकारी किससे मिलती है? देखिए रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख का क्या नाम है? गिरनार। अभिलेख को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अभिलेख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्क्रिप्शन।
तो इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि चट्टान पर, तांबे पर, गुफा पे, पिलर पे, किसी पे भी जानकारी को मेंशन कर देना, वो होता है अभिलेख। अगर वो स्पेसिफिकली रॉक पर है, चट्टान पर है, तो उसको एडिक्ट्स भी बोलते हैं, EDICTS भी बोल सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शन मिला है गिरनार। गिरनार अभिलेख की जानकारी जो है हमें मिली है, जिसमें रुद्रदामन जो शक रूलर था, हु गॉट रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, जिसने सुदर्शन झील को रिपेयर करवाया। तो बनाया किसने? बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने, और बाद में उस झील का रिपेयर किसने करवाया? रुद्रदामन ने कराया। तो गिरनार अभिलेख में हमें ये मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैंने बताया आपको, इसके गुरु भद्रबाहु थे, जिनके साथ में साउथ गया था, और साउथ में जाकर वहीं पर सल्लेखना विधि से, संथारा विधि से इसने प्राण त्यागे थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ लिखी गई है कि यूनानी शासक इसको सेंड्रोकोटस बोलते थे। सेंड्रोकोटस ध्यान रखिएगा, यूनानी शासक, क्योंकि वो अपनी भाषा में चंद्रगुप्त के बजाय सेंड्रोकोटस बोलते थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि ये किस प्राचीन कालीन राजा का नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, बिंबिसार का, अजातशत्रु का, अशोक का? तो आप ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे काम की। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मुझे नहीं लगता जो बची है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये जो गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है, ये किस में है? संस्कृत में है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी है। संस्कृत का अभी तक का मिला हुआ सबसे बड़ा लेख है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख बोलते हैं। रुद्रदामन ने लिखवाया है, और उसने ये मेंशन किया है कि इसने उस सुदर्शन झील का निर्माण रिपेयर कराया है, जिसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया था। राज्यपाल का मतलब इनका प्रतिनिधि अलग अलग कस्बे में होता था। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम मौर्य वंश के जो इंपॉर्टेंट शासक के बारे में बात की। अब मौर्य वंश के जो अगले शासक हैं वो है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में अशोक। लेकिन एक और लेक्चर हम सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं इस लेक्चर को, जहां पर मैं बिंदुसार के बारे में बात करूंगा। उनका तो इतना बड़ा शासन नहीं रहा है, लेकिन उनसे भी 2-4 क्वेश्चन आए। जैसे बिंदुसार से क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि बिंदुसार ने किस शासक से जो है मांग की थी कि हमें एक फिलोसफर भेजो, हमें सूखे अंजीर भेजो। ये कई बार आपका क्वेश्चन आता रहता है, तो वहां पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सबसे बड़े प्राचीन काल के राजा के बारे में, अशोक के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।